हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे अगस्त 2024। ठीक है, अगस्त 2024 के शिफ्ट सेकंड का पेपर। ठीक है, अगस्त 2024 में जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले के वीडियो में हमने अगस्त 2024 में जो शिफ्ट वन में पेपर हुआ था उसके पेपर को सॉल्व किया, जो 29 अगस्त 2024 को हुआ था। उसके हमने फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों को सॉल्व किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है दिसंबर 2024 में, उसके भी फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के पेपर सॉल्व कराए जा चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म पे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज जो है कि यूजीसी नेट के लिए कराया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीएचयू वाले ऐप डाउनलोड करके आप फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग हिस्ट्री के सेकंड पेपर के ऊपर बात करेंगे, उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो आपका फर्स्ट पेपर पे होगा। ठीक है, इसका जो सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट पेपर का वीडियो था, फर्स्ट पेपर जो था उसके पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेकंड पेपर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 51 से क्वेश्चन स्टार्ट है जो सेकंड पेपर का है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन है वो दोनों बाइलिंगुअल और जो है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाई विद द नास्ताज ऑफ द ऋग्वेदास। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन ऋग्वेद के नास्ताज के साथ पहचाने जाते हैं। अशुर, मित्र, पड़ी, अश्वनी। कौन पहचाना जाता है तो वो कौन है? अश्विन। ठीक है, अश्विन जो है कि दोनों जो है कि देवता है, और ये अश्विन जो है कि देवता, और ऋग्वेद में इनका लगभग 90 बार से ज्यादा जो है कि 99 बार इनका उल्लेख है। ठीक है, 99 बार इनका उल्लेख है ऋग्वेद में, और इन्हें नासत्य के साथ पहचाना जाता है, अश्विन को। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में 20 साधुओं के समूह के लिए वस्त्र आदि की लागत प्रदान करने के लिए गोवर्धन कस्बे में बुनकरों की दो श्रेणियों को धन की दो राशियां सौंपे जाने का उल्लेख है। यानी कि 20 जो है कि साधुओं को जो भी धन और कह ले वस्त्र की जो राशियां हैं उसके सौंपे जाने का उल्लेख हमें किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो कनिष्क युग के 28वें वर्षा का मथुरा अभिलेख वर्ष है। ठीक है, नासिक गुहा में उषावदत्त का अभिलेख, वर्ष 91 में बांदोगेड़ का अभिलेख, और वर्ष 81 में कौसाम्बी अभिलेख। तो इसका जो उल्लेख हमें नासिक गुहा में, ठीक है, उषावदत्त का अभिलेख में इसकी जानकारी हमें मिलती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सामान्यतः ताम्र ढेर या फिर समुच्चय में नहीं पाई जाती है? कहने का इसका मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट टिपिकली फाउंड इन कॉपर हॉर्ट्स। ठीक है, कॉपर हॉर्ट्स में कौन सी नहीं पाई जाती है? तो आदिम कुल्हाड़ी, मत्स्यमाला, श्रृंग तलवार, हस्त कुल्हाड़ी। तो ये बिल्कुल आदिम कुल्हाड़ी पाई जाती है, मत्स्यमाला भी पाई जाती है, श्रृंग तलवार भी पाई जाती है, हस्त कुल्हाड़ी नहीं पाई जाती है। ठीक, क्यों नहीं पाई जाती? तो ये पाषाण युग का उपकरण है। ठीक है, ये पाषाण काल का उपकरण है। ये जो है कि जब स्टोन एज था उसका उपकरण है, उसका जो है कि ये टूल है। लेकिन ये सारे जो है कि कॉपर एज के टूल है। ठीक है, जब देखेंगे धातुओं का यूज होने लगा था तब के टूल है, तो इसलिए हस्त कुल्हाड़ी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हर्षवर्धन के हस्ताक्षर है? हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश का था, किस वंश का? पुष्यभूति वंश का था, जिसकी जिसकी आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित नाम से। तो पुष्यभूति वंश का या फिर वर्धन वंश दोनों कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके हस्ताक्षर हमें किस अभिलेख में मिलते हैं? मधुबन अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख, सोनीपत अभिलेख, नौसारी अभिलेख। और ये अभिलेख कहाँ पे है? बांसखेड़ा अभिलेख, और ये यूपी में पड़ता है, और इसी में जो है कि हर्षवर्धन के हस्ताक्षर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विशाल खड़ी प्रस्तर पट्टिका वाले महापाषाण खंड कब्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, कोडाइकल, टोपिकोल, डोलमेन, मेनिहर, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको पता होगी पहले जो है कि ऐसे कुछ विशाल विशाल, ये ज्यादातर हमें साउथ में देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े मेगालिथिक कल्चर वहां हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये महापाषाण काल भी से कहते, तो ऐसे कब्र को क्या कहा जाता था? खड़ी प्रस्तर पट्टिका होती थी उनको क्या कहा जाता था? इनके अलग अलग जो है कि आकार के अकॉर्डिंग नाम भी है, तो उनको कहा जाता था मेन हीर। ठीक है, मेन हीर कहा जाता था ऐसे जो है कि पत्थरों को। ओके,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थल संगम ग्रंथों में जवाहरात और आभूषण कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था? आपको संगम काल याद होगा, संगम ग्रंथों के भी नाम याद होंगे, जिसे शिल्पाधिकारम हो गया, शिल्पाधिकारम, इसका आप सभी लोग इनके लेखक का नाम हमें कमेंट में बताएंगे। मणिमेखले हो गए, मणिमेखले, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, तोलकपियम हो गया, इन सभी के ये सारे संगम कालीन ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन जो फेमस है उसके नाम हमने बता दिया, ठीक है। तो ये सारे संगम कालीन ग्रंथ है। तो इन्हीं संगम कालीन ग्रंथों में जवाहर और आभूषण कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था कौन सा स्थल? वांजी, कोडुमनाल, कांची, वरेयू, कौन सा प्रसिद्ध था? तो वो है कोडुमनाल, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है, साउथ में है, ठीक है। और यहाँ ये किसके लिए फेमस था? तो ये जो है कि संगम कालीन जवाहरात और आभूषण कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था, जिसका हमें ग्रंथों में वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 486 है, सॉरी 57 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी व्यापारिक वस्तु भारत में पाश्चात्य जगत से आयात नहीं की जाती थी? ठीक है, कांच के बर्तन, काष्ठ, मोती या फिर कोरल कह ले, भूमध्य सागरी शराब, क्या जो है कि पाश्चात्य जगत से आयात नहीं की जाती थी भारत में? आप सभी को पता होगा इसका आंसर, ऐसे भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्या थी? काष्ठ, काष्ठ मतलब वुड, ठीक है। लकड़ी को आयात नहीं किया जाता था, बाकी कांच के बर्तन किए जाते थे, मोती भी किए जाते थे और शराब भी किए जाते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अजंता गुफा में तुस्ता स्वर्ग में भगवान बुद्ध की बधाई देते इंद्र और उनकी मंडली का उड़ते हुए निरूपण किया गया है? किस में? गुफा 1 में, गुफा आपका 16 में, या फिर गुफा 17 में, या फिर गुफा 19 में? किस में किया गया है? तो वो आपका गुफा 17 में किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर किसकी है? महायान धर्म की, बुद्ध की मूर्तियां है, महायान धर्म से संबंधित है, ठीक है। जो लोग भगवान को क्या देवता के रूप में पूजते थे, ठीक है, देवता। और हीनयान में क्या था? हीनयान में ये लोग देवता के रूप में नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे ये लोग, ठीक है, याद रखिएगा, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ओके, ये महायान धर्म वाले क्या कहते थे कि सबको बोधिसत्व बनाना है, ठीक है। ये सबको बोधिसत्व बनाने के लिए कहते थे, सबको, आल को, ठीक है, सबको बौद्ध बनाने के लिए, सबको बोधिसत्व धारण करने के लिए कहते थे। लेकिन ये सिर्फ अपने लिए, सिर्फ स्वयं के लिए बोधिसत्व के लिए अब कहता था कि खुद को बोधिसत्व बनाना है, खुद के लिए तपस्या करना है, ये सारी चीजें कहता था, ठीक है। चलिए आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि हीनयान और महायान का जो विभाजन है वो किस रूलर के समय हुआ था? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस राजा का इलाहाबाद प्रशस्ति के पंक्ति 21 में आर्यावर्त के सम्राटों में उल्लेख नहीं है? पहली बात, ये इलाहाबाद प्रशस्ति किसकी है? तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की। आप सभी को पता होगा, इसको क्या कहते हैं? आत्मकथा भी कहते हैं, पत्थर पर लिखी आत्मकथा भी कहते हैं इसको, ठीक है। इससे कौन संबंधित है? हरिशेर, ठीक है, हरिशेर और तिलभट्ट, ठीक है, तिलभट्ट ने इसको उत्कीर्ण किया था, इसके हरिशेर लोग से संबंधित है, ठीक। तो किसका उल्लेख नहीं है? रुद्रदेव, मेघवर्ण, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो किसका नहीं है? मेघवर्ण का नहीं है, बाकी सभी का है, ठीक है, जो 21 आर्यावर्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राजा ने सुमत्रा के बालपुत्र देव के आग्रह पर नालंदा महाविहार को 5 गांव प्रदान किए थे? किस राजा ने, यानी कि किस पाल रूलर ने? और ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा हुआ है। देवपाल, महीपाल, धर्मपाल, महेंद्रपाल, कौन जो है कि 5 गांव का पूरा दान कर देता है नालंदा के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा आंसर है? इसका आंसर जो होगा आपका, वो होगा आपका देवपाल। क्या होगा? देवपाल ने जो है कि 5 गांव दान किए थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रख्यात विद्वान यामीन अल दीन अबुल हसन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिराजी, हसन निजामी, इसामी, अमीर खुसरो दहलवी, ये जितने भी नाम है ये सारे किससे रिलेटेड है? तो ये सारे सल्तनत काल से रिलेटेड है, ठीक है, सल्तनत काल से रिलेटेड है और किसी न किसी के दरबारी रह चुके हैं और कोई ना कोई इनकी जो है कि फेमस रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये किसका नाम है? अमीर खुसरो दहलवी जी ने क्या कहते हैं? तूतिए हिंद, तूतिए हिंद भी कहते हैं, यानी कि भारत का तोता भी कहते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, सभी लोग इनके जो है कि रचनाओं को कमेंट में जरूर बताएंगे इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, हमने बहुत बार क्लास में आपको बताया है। चलिए
अगला क्वेश्चन, आरंभिक 8वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण का मुख्य स्रोत है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है कि जो सिंध पे आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, उसका मुख्य स्रोत क्या है? फुतु अल बुल्दान, जवामी हिकायत, चचनामा, तबकाते नासरी, क्या है उसका? तो जो है सबसे फेमस, सबसे इजी क्या है? चचनामा। क्या है? चचनामा, जिसे तारीख हिंद भी बोलते हैं। ठीक है, तारीख सिंध, ठीक है, तारीख सिंध भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और सिंध पर अरब आक्रमण का मुख्य स्रोत है ये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेवराय का इस प्रकार विवरण दिया है? वह मध्यम ऊंचाई, गौरवर्ण और सुडौल शरीर के थे, बल्कि इससे थोड़े मोटे थे, उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे। कुछ इस तरह का विवरण विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय, जिनका टाइम पीरियड क्या है? 1509 से 29 है इनका टाइम पीरियड, और इन्हीं के बारे में अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है बाबर ने। कहा था कि उस समय सबसे शक्तिशाली शासक कोई था तो वो विजयनगर के कृष्णदेव राय थे। ठीक है, तो किसने इतना जो है कि विस्तार से उसके शरीर के, उसके बनावट के बारे में वर्णन किया है? तो वो उसके समय में आया एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस। ठीक है, क्या था ये? पुर्तगाली था। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन कौन से दरबारी आए थे, कहाँ से रिलेटेड थे, तो वो पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस, जिसने कृष्णदेव के बारे में ऐसा जो है कि वर्णन किया। इसके दरबार में एक और आया था, कौन था? बारबोसा। ठीक है, डुआर्ट बारबोसा भी कृष्णदेवराय के समय ही आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस 16वीं शताब्दी के आख्यानकर्ता ने अंतिम सैयद शासक अला अल दीन आलम शाह का वर्चस्व दिल्ली से पालम तक विस्तारित बताया है? ठीक है, उसने बताया कि जो अंतिम सैयद शासक था उसका जो विस्तार था सिर्फ दिल्ली से पालम तक ही था। किसने बताया है? तो वो कौन है? अहमद यादगार। कौन है? अहमद यादगार ने इसके बारे में बताया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मिराते अहमदी ग्रंथ के अनुसार हुंडी के लिए फारसी शब्द क्या था? ठीक है, मिराते अहमदी कहाँ का इतिहास है? गुजरात का। ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। मिराते अहमदी गुजरात का इतिहास बताता है। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसकी रचना की है आपकी अली मोहम्मद खान ने। याद रखिएगा, इसकी रचना अली मोहम्मद खान ने की है, और ये गुजरात का इतिहास बताता है। और फारसी शब्द में अगर हुंडी की बात करेंगे तो उसको कहते थे सुफ्ता। ठीक है, सुफ्ता। ओके, चलिए अगला है, डांडल या फिर दांदल किस प्रकार का उपकरण है? हशिया था, फावड़ा या कुदाल था, जल खींचने का यंत्र था, हैरो या पटरा था? क्या था? डांडल या फिर दांदल? तो ये था एक प्रकार का हैरो या फिर पटरा। पटरा था जो कि खेती के तरह एक उपकरण था, खेती को जो एक जमीन को समतल बनाने के लिए या तो मनुष्य उसको खींचता था या फिर जानवरों के द्वारा खींचा जाता था, जिससे जो है कि जो जल का संचरण है वो अच्छे से हो पाए, मिट्टी की उर्वरता भी अच्छी तरह से हो जाए। तो भूमि को बहुत अच्छी तरीके से समतल बनाने के लिए जो है कि इस उपकरण का यूज किया जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अकबर के अधीन प्रथम वजीर कौन थे? मुगल शासक अकबर के समय प्रथम वजीर कौन थे? आपको पता है कि अकबर के समय बहुत सारे वजीर रह चुके हैं। ठीक है, तो कौन थे? शाह मंसूर, टोडरमल, उसके बाद सिराजी है, मुजफ्फर खान। तो कौन थे? मुजफ्फर खान थे। ठीक है, पहले वजीर उनके मोहम्मद मुजफ्फर खान थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अकबर के वजीरों से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, चलिए राजस्थान में खुदकास्ट किसानों को किस नाम से जाना जाता था? इससे पहले आपको हमने बताया था, इससे पहले की जो वीडियो थी शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था या फिर दिसंबर का जो हमने पेपर सॉल्व कराया था, उससे भी उसमें भी जो है कि खुदकास्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। पूछ दिया था कि खुदकास्ट किसान क्या होते हैं? तो वो किसान जो कि स्वयं की खेत पे जो है कि स्वयं की खेत और वहीं पे रह के जो है कि अपनी खेती करते हैं, उन्हें खुदकास्ट किसान कहते हैं। उनकी स्वयं की जमीन होती है, वो उस क्षेत्र में रह के खेती करते हैं, उन्हें खुदकास्ट बोलते हैं। ठीक, तो इनको किस नाम से जाना जाता था? मिरासी, थालवाही, गवैती, चौधरी। किस नाम से जानते थे? गवैती। राजस्थान में खुदकास्ट किसानों को जो है कि गवैती के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। वही मुगल काल में बोले तो मुगल काल में किसानों को किस किस नाम से जानते थे? तो मुजारियन, ठीक है, मुजारियन, असामी, इन सब नाम से भी जो है कि मुगल काल में किसानों को जाना जाता था। ठीक है, मुगल काल में, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको हमने पहले जो पीवाईक्यू सॉल्व करा है उसमें ये क्वेश्चन बताया था।
एक बार फिर से आपको रिपीट कर देना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में वारकरी आंदोलन से संबंध नहीं है? ठीक है, वारकरी आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो वारकरी क्या है? तो ये लोग वैष्णव भक्त हैं, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले हैं। और ये लोग किसकी पूजा करते हैं? तो विट्ठल की पूजा करते हैं। किसकी? विट्ठल, विट्ठल की पूजा करते हैं। और ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में, आपको पता होगा। और इसके जो संस्थापक है, ठीक है, मेन संस्थापक या मुख्य की बात करेंगे तो कौन है? वो आपके ज्ञानदेव, ठीक है, ज्ञानदेव, ठीक है। तो इन्होंने, इनकी जो दो प्रमुख रचनाएं है वो है आपकी एक ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी, और दूसरी आपकी है अमृतानुभव। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अमृतानुभव। तो कौन इससे संबंधित नहीं है? तो ज्ञानदेव है, नामदेव है, एक नाथ है, विज्ञानेश्वर नहीं है, ठीक है, विज्ञानेश्वर नहीं, बाकी सारे हैं। एक वरकरी है और एक क्या है? धरकरी है, याद रखिएगा। एक वरकरी, एक धरकरी, ये महाराष्ट्र से ही संबंधित है। और ये लोग राम की पूजा करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड रामनाथ है, याद रखिएगा, ना रामनाथ, ठीक है। और उसके बाद एक और है, ठीक है। तो दो लोग इससे संबंधित है, बाकी सारे लोग इससे संबंधित है, ठीक है। किसने वैष्णव संत चैतन्य देव की जीवनी चैतन्य चरित्रमृत से लिखा है? ठीक है, किसने लिखी है इस नाम से? तो कौन है? कृष्णदास कविराज, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक भी कहते हैं चैतन्य, इनको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। और इनकी जो जीवनी लिखी है वो किसने लिखा है? कृष्णदास कविराज ने लिखा है। ओके, अगला 71 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल कलाकार ने किशनगढ़ चित्रकला शैली शाखा की स्थापना की थी? अभी ऐसे ही कुछ जो है कि क्वेश्चन पीजी में भी पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट का भी पीवाईक्यू है, ठीक है, ये यूजीसी नेट और पीजी का भी पीवाईक्यू है, तो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, ठीक है। नैन सुख, निहाल चंद, भवानी दास, पंडित सेतु, किसने इसकी स्थापना की है? मुगल कलाकार ने किशनगढ़ शैली की। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो कौन है? भवानी दास, ठीक है। अलग अलग चित्रकला की शैलियां थी। उसके बाद है, कुबराविया सिलसिला किस क्षेत्र में सक्रिय थी? अलग अलग सूफी सिलसिले होते थे, तो ये पूछा गया है कि कुबराविया सिलसिला किस क्षेत्र में सक्रिय थी? तो बंगाल, कश्मीर, गुजरात, पंजाब। तो कुबराविया सिलसिला जो है आपका कश्मीर में जो है कि कश्मीर से संबंधित है। और यहाँ पे एक और सिलसिला था, ऋषि सिलसिला, ठीक है, ऋषि सिलसिला भी इसी से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बार बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है। और इसके जो इससे रिलेटेड जो संत थे वो थे शेख नूरुद्दीन, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी आपका पीवाईक्यू रह चुका है यूजीसी नेट का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मॉडर्न से क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। 1861 में रॉबर्ट नाइट ने 3 अखबारों को मिलाकर बॉम्बे में टाइम्स ऑफ इंडिया बनाया। ये 3 अखबार थे कौन से? टाइम्स ऑफ इंडिया को, टाइम्स ऑफ इंडिया को किन 3 अखबारों को मिलाकर बनाया गया था? ठीक, बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे क्रॉनिकल और बॉम्बे टाइम्स। बहुत सारे, बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे समाचार और बॉम्बे टेलीग्राफ, बॉम्बे टाइम्स, बॉम्बे स्टैंडर्ड और बॉम्बे टेलीग्राफ, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे समाचार और बॉम्बे स्टैंडर्ड। तो वो 3 अखबार कौन थे? तो वो थे आपके बॉम्बे टाइम्स, बॉम्बे स्टैंडर्ड और बॉम्बे टेलीग्राफ। इन तीनों को मिलाकर टाइम्स ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया किसने बनाया था? 1861 में बनाया था रॉबर्ट नाइट ने, याद रखिएगा। ये नया क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, जहां कंपनी के सिविल सेवकों को भारत के साहित्य, विज्ञान और भाषाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करना था, निदेशक मंडल को रास नहीं आया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, निदेशक सीओडी को रास नहीं आया, तथा बंगाल सिविल सेवकों के लिए महज एक भाषा स्कूल के रूप में जारी रहा। किस वर्ष यह हमेशा के लिए बंद कर दिया गया? आपको पता है कि 1800 में जो है कि इस फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाया गया था, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और कौन था? वेल्जली ने बनाया था, रिचर्ड वेल्जली। किसने बनाया था? रिचर्ड वेल्जली, रिचर्ड वेल्जली ने बनाया था। और किसके? वहां के सम्राट के नाम पे, ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट विलियम थर्ड के नाम पे जो है कि इसका नाम रखा गया था फोर्ट विलियम। और इसे कब बंद कर दिया गया? ये एक जो है कि ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे 1854 में जो है कि बंद कर दिया गया। आप याद कर सकते हैं, आपको हमने ट्रिक भी बताया था कि अगर आपको टाइमलाइन नहीं याद आ रही है तो आप ऐसे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। आपको याद भी आ गया होगा, अगर 1800 की बात करेंगे जो यूजीसी नेट का पीवाईक्यू में रह
चुका है। तो आप याद रखेंगे कि 1800 में नाना फडणवीस, ठीक है, नाना फडणवीस की मृत्यु हुई थी। मराठा से रिलेटेड आप पेशवा काल में जाएंगे तो वहां पे आप नाना फडणवीस की डेथ बार बार पूछता है। 1800 याद कर सकते हैं। वही 1854 की बात करेंगे तो आप वुड डिस्पैच से याद कर सकते हैं, ठीक है। वुड डिस्पैच 1854 में आया था, उसे भी याद कर सकते हैं। 1854 में बंद हो गया था फोर्ट विलियम कॉलेज और 1854 में ही वुड डिस्पैच आया था, ठीक है। तो ऐसे आप इतिहास को बहुत अच्छे से एक दूसरे से कोरिलेट कर करके पढ़ सकते हैं। और ईजी में जो है जिसको टाइमलाइन नहीं याद होती है, टाइमलाइन याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धांश के दौरान ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई पैक्स ब्रिटानिका की नीति निम्नलिखित में से किस परिघटना में परिणित नहीं हुई थी? किसमें ये परिणित नहीं हुई थी? पिंडारियों का विघटन, ठगी का दमन, अनियमित सैनिकों का विघटन, ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर प्रतिबंध। तो ये तो सारी थी कि पिंडारियों का विघटन भी हुआ था, आपको हेस्टिंग के काल में देखने को मिलेगा। ठगी का दमन भी हुआ था सुलिवान के नेतृत्व में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अनियमित सैनिकों का विघटन भी हुआ था, लेकिन जो साहूकार थे, जमींदार थे, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। और हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल में कंटिन्यू देखेंगे कि जमींदारों द्वारा ग्रामीणों का शोषण किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कि गलत है, बाकी सारे सही है, ठीक है। अगला 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी के आरंभ में टिप्पणी की थी कि एक हिंदू महिला कहीं भी अकेले जा सकती है, यहाँ तक कि सबसे भीड़ भरी जगहों में भी, तथा उसे निठल्ले खड़े लोगों की कृष्टियों और फब्दियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल महिलाओं द्वारा निवासित कोई घर ऐसा भयारण या जिसका उल्लंघन करने के बारे में सबसे लज्जाहीन व्यक्ति भी नहीं सोचेगा। तो ये किसने ऐसा जो है कि टिप्पणी की है 19वीं शताब्दी के आरंभ में? अब्बे जे डोबेइस, जॉन मेलकाम, हेनरी रोबल क्लो और जेम्स आउटरम। ऐसा उल्लेख किसने किया? ये उल्लेख किया अब्बे जे डोबोइस ने, ठीक है। उन्होंने क्या है कि मतलब औरतें कहीं भी 19वीं शताब्दी के आरंभ में कहीं भी आ जा सकती हैं, किसी से उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नया क्वेश्चन था। सैन्य पुनर्गठन के कारण भारत में कुल केंद्रीय और प्रांतीय सरकार राजस्व में रक्षा व्यय में कितनी बढ़ोतरी उल्लेखित हुई है? ये भी एकदम नया क्वेश्चन है, एनटीए द्वारा पूछा हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 25% से 30%। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन, जब भारत में 1853 में रेलवे लाइन बिछाने की शुरुआत की जा रही थी तो किसने टिप्पणी की थी कि यह आधुनिक उद्योग का वास्तविक अग्रधावक है? किसने ऐसी टिप्पणी की थी रेलवे के बारे में? आपको पता होगा कि डलहौजी के समय कहां से? मुंबई से थाने तक, ठीक है। मुंबई से थाने तक जो है कि ये ट्रेन चली थी, ठीक है। तो किसने इसके बारे में ऐसी टिप्पणी की है? तो वो है कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने जो है कि ये टिप्पणी की है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लेडी हिब्बे के लिए जल रंग में सारंग चित्र किया था? किसने किया था? शेख जैनुलुद्दीन, भवानी दास, रामदास, गुलाम अली खां। किसने चित्रित किया था? तो वो है शेख जैनुलुद्दीन, ठीक है। शेख जैनुद्दीन ने जो है कि किया था, इसका जो सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक उद्योगों के उदय से भारत में पारसी और मारवाड़ी परिवारों का भी उदय हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मारवाड़ी परिवार ने ब्रिटिश फर्म रैलीज के साथ गठजोड़ किया था? किसने सबसे पहले किया था? ये क्वेश्चन है। जाटिया, झुंझुनवाला, गोयनका, ताराचंद, घनश्याम दास। तो वो कौन है? गोयनका। काफी डीप से क्वेश्चन है और शायद ये ऐसा क्वेश्चन पहली बार पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने इंगित किया कि कर्जग्रस्तता के कारण अंततः कृषि वर्ग से भूमि का हस्तांतरण गैर कृषिगत साहूकारों की ओर होता है, जिसके कारण कम आर्थिक परिस्थिति के साथ भूमिहीन सर्वहारा वर्ग का निर्माण होता है? इसके परिणाम स्वरूप कृषिगत दक्षता में कमी आती है, क्योंकि साहूकार ऐसी दर पे भूमि को आगे जोतदारों को किराए पे प्रदान करते हैं कि जोतदारों के पास अच्छी फसल उगाने का
कम प्रोत्साहन होता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसे इंगित करती है, ऐसा जो है कि किस रिपोर्ट में आई थी, केंद्रीय बैंकिंग समिति, पंजाब भूमि राजस्व प्रशासन रिपोर्ट 1935, भूमि अपवर्तन अधिनियम, बॉम्बे भूमि राजस्व प्रशासन रिपोर्ट। तो ये जो है कि केंद्रीय बैंकिंग समिति की रिपोर्ट है 1931 की। ठीक है, काफी डीप में क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रख्यात साहित्यिक महाकाव्य मेघनाद काव्य, ठीक है, 1861 का लेखक कौन था? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, इस महाकाव्य में रामायण की कहानी इस रीति से बताई गई है कि परंपरागत नायक राम और लक्ष्मण कमजोर, निष्क्रिय, आक्रामक नारी रूप में सामने आते हैं, जबकि खलनायक और दस्यु रावण और उसका पुत्र मेघनाद विराट परिशुद्ध आधुनिक नायकों के रूप में सामने आते हैं। यानी कि इसमें देखेंगे रावण उसके पुत्र मेघनाद को अच्छा यानी कि एक लीडर के थ्रू दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है कि राम जी लक्ष्मण जी को एक कमजोर जो है कि आक्रामक रूप में दिखाया गया है। तो वो कौन थे? इन्होंने मेघनाद काव्य लिखा है, किन्होंने लिखा है? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखा है ये रचना को। फेमस रचना है, काफी बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो है कि आप देखेंगे कि जब जून में एग्जाम हुआ था 2023 में, तब जो है कि फिल्मों से क्वेश्चन पूछे गए थे काफी सारे, और फिर से जो है देखेंगे आप ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भक्त विदुर वाला और सेंसरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग फिल्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हिस्ट्री से, उसको भी देख लीजिएगा। इसके लिए आप जून का पेपर बिल्कुल सॉल्व करेंगे, हम बिल्कुल आपको जून का भी पेपर सॉल्व कराएंगे, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। इस बार भी कई सारे क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए हैं फिल्म से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला है फिल्म भक्त विदुर 1921 में जो आई थी, बहुत सारी निंदा या फिर सेंसरिंग और प्रतिबंध के बाद किस नए नाम से जारी की गई थी? जो भक्त विदुर है वहां पे आप देखेंगे कि जो विदुर है, जो महाभारत में विदुर उस पे ऊपर बनाया गया है, और इसमें देखेंगे गांधी के खादी वस्त्र इसने पहना हुआ है। तो जो है कि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश जो है कि जनता आक्रामक ना हो जाए, इस पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिया था कि विद्रोह ना हो जाए, तो इसे फिर दूसरे नाम से रिलीज किया गया था, वो है धर्म विजय। ठीक है, जो दूसरा नाम था वो धर्म विजय। सेठ की लड़की से भी क्वेश्चन कभी पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपका पीवाईक्यू रह चुका है, तो याद रखिएगा, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, किसने लंदन विश्वविद्यालय के लिए रुपए की समस्या, ठीक है, इस टाइटल से शोध प्रबंध लिखा था? किसने लिखा था? जो कि देखेंगे कोलंबिया से अपनी पीएचडी कंप्लीट किए हैं, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये क्या किए, पीएचडी कंप्लीट किए, अपनी पीएचडी की डिग्री इसी से लिए, तो वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने यहाँ से अपनी पीएचडी कंप्लीट की, और इन्होंने रुपए की समस्या शीर्षक नाम से जो है कि एक लेख लिखा है लंदन विश्वविद्यालय के लिए। ठीक, याद रखिए इनकी जो पीएचडी उसके पुस्तक रूप में दिया गया, और काफी वो फेमस हो गई थी इनकी जो पीएचडी थी। ठीक है, उसके बाद है, किसने गाय संरक्षण सम्मेलन दिसंबर 1924 में अध्यक्षीय भाषण दिया था? तो आप सभी को पता है किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ये भी आपका फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, किसकी पुस्तक काली माती ने महान कलाकार अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनसे भी काफी, अबिंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल जो है, और रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों से भी काफी सारे जून में क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर से पूछा गया। और ये भारत माता चित्र भी कई बार आपका पीवाईक्यूज में रह चुकी है कि कभी वन लाइनर में कि भारत माता जो चित्र वो किसने बनाया है, तो याद रखिएगा अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। तो ये पूछा गया कि किससे वो प्रभावित होकर इस चित्र को बनाए थे? तो भगनी निवेदिता, जो सिस्टर निवेदिता है, उनकी जो है कि पुस्तक काली माती से जो है कि प्रभावित होकर अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है। अगला है आपका, शब्द प्रत्यक्षवाद मूलतः द्वारा निरूपित प्रत्यक्षवादी दर्शन से व्युत्पन्न है, यानी कि प्रत्यक्षवाद के जनक सीधे सीधे कह दे किससे रिलेटेड है, तो अगस्ट काम्टे। ठीक है, अगस्ट काम्टे रिलेटेड है, और बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो चीजें साइंटिफिक है, जो हम अपने इंद्रियों से उसको अनुभव कर सके, उसको साक्ष्य कर सके, उसको हम लोग साबित कर सके, उसे ही हम लोग सिर्फ मान सकते हैं, उसको ही लिखा जाना चाहिए। वो एक तरह से साइंटिफिक को जो है कि मानते, वैज्ञानिक इतिहास को ये मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश में इतिहासवाद 19वीं शताब्दी में ऐसे सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ जो कहता है कि इतिहास समस्त ज्ञान की कुंजी है? कौन सा देश है जो कहता है कि इतिहास जो है कि समस्त ज्ञान की कुंजी है? तो वो आपका जर्मनी है। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी कहता है कि इतिहास ही जो है कि समस्त ज्ञान की कुंजी है, जो भी ज्ञान है वो सारा इतिहास में ही है। ठीक है,
किसने कहा था, 89 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि अपने समय का महान व्यक्ति वह है जो अपने युग की इच्छा को शब्दों में ढाल सके, अपने युग को बता सके कि इसकी इच्छा क्या है और पूर्ण कर सके। जो वह करता है वह उस युग का हृदय और सार है, अपने युग को साकार करता है। इतनी अच्छी लाइन, इतनी फेमस लाइन किसने की है, तो ये कही है हीगल ने। ठीक है, हीगल का दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। इनसे भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ना कोई कोट्स हर एग्जाम में हीगल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा रांके के बारे में सत्य है। ठीक है, रांके, रांके ने थ्रेसियाडिसेस, लूथर, फिक्टे और निबूहर को अपने 4 अभिस्वीकृत गुरुओं के रूप में स्वीकार किया है। वह कला के रूप में इतिहास के रोमांटिक स्वरूप में पक्की आस्था रखते हैं, बिल्कुल गलत है। वह पुनर्जागरण इतिहासों द्वारा अपनाई गई इतिहास की शब्द आडंबरपुर शैली के भी आलोचक थे, बिल्कुल सही है। रांके के लिए इतिहास राष्ट्र राज्य से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो है कि इतिहास के रोमांटिक स्वरूप में आस्था नहीं रखते हैं रांके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्रोनोलॉजी से है। ठीक है, और ये जो जितने भी संवत हैं आपके, उसको कालक्रम से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपका क्वेश्चन है चालुक्य या विक्रम संवत। ठीक है, चालुक्य, विक्रम संवत, गुप्त संवत, उसके बाद है आपका कचुरी या चेदी संवत, उसके बाद है आपका विक्रम संवत, कोल्लम संवत और विक्रम संवत। अगर चालुक्य या फिर विक्रम संवत की बात करेंगे तो ये आपका 1075 बीसी है, एडी है। ठीक है, एडी है। ठीक, अगर हम लोग गुप्त संवत की बात करेंगे, आप सभी को पता है 320 एडी है। ठीक, उसके बाद अगर कलचुरी या फिर चेदी संवत की बात करेंगे तो ये 248 एडी है। अगर कोल्लम संवत की बात करेंगे, सारे संवत को भी आपको डिटेल से बताया था, याद कर लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विक्रम संवत जो आप सभी को पता है 57 बीसी है। तो इसको अगर हम लोग क्रम से लगाएंगे तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा आपका ECBDA, इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो 92 नंबर क्वेश्चन है वो आपका 16 संस्कारों से संबंधित है। और पिछले जो है कि जो शिफ्ट 1 का पेपर, उसमें भी 16 संस्कार से क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो इनको क्रम से लगाना, हमने आपको 16 संस्कार के बारे में विस्तार से बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिख लीजिएगा, हमने सारा 16 संस्कार का नाम बताया था और बोला था कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब फिक्स है इससे क्वेश्चन। तो इनका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले गर्भाधान आता है। ठीक है, जब जो है कि अच्छे शिशु के लिए, शिशु के जन्म के लिए ये जो है कि किया जाता है संस्कार, पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उसके बाद आपका आएगा सीमांतन संस्कार, शिशु के लिए, शक्ति के लिए किया जाता है। फिर निष्क्रमण आता है, निष्क्रमण के बाद आपका अन्नप्राशन, जो कि अन्न ग्रहण करने वाला था। चूड़ा कर्म जो है कि एक तरह से उसके बाल काटे जाती है, सब चीजें होती हैं। तो ये 5वां संस्कार है। ठीक है, तो ये जो इनका क्रम है, इसका सही आंसर होगा 1। 16 संस्कारों को बिल्कुल देख लीजिएगा, विवाह के प्रकारों को देख लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, ग्रीक बैक्ट्रियन शासकों को उनके राज्यारोहण के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, किस, जब वो सत्ता में बैठे उसके अनुसार उनको करना है। तो यहाँ पे अगर मिनांडर की बात करेंगे तो मिनांडर का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 155 से लेके 100 आपका 30 बीसी तक है। ठीक, अगर हेरमायूस की बात करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड वो 75 से 55 बीसी है। ठीक है, फिर यूथाडेमस की बात करेंगे अगर, तो यूथाडेमस फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो 235 से 200 बीसी है। ठीक, अगर यूथाडेमस सेकेंड की बात करेंगे तो उसका टाइम पीरियड 200 से 190 बीसी है। इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा अगर तो आप दूसरी बार गलत नहीं करेंगे। ठीक, अगर डिमेट्रियस फर्स्ट की बात करेंगे तो 190 से 185 बीसी होगा। ठीक, अगर वही सेकेंड की बात करेंगे तो 185 से आपका 175 बीसी होगा। ठीक, डियोटेटस की बात करेंगे तो 256 से, अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो 256 से आपका 248 बीसी होगा। अगर वही सेकेंड की बात करेंगे, यहाँ पे डियोटस सेकेंड की बात करेंगे तो 248 से आपका 235 बीसी इनका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कालक्रम से लगाएं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पहले ई आएगा। ठीक, ये इसका संस्थापक है, ग्रीक बैक्ट्रियन का संस्थापक है। उसके बाद आपका सी यूथाडेमस आएगा, फर्स्ट, फिर सेकंड आएंगे। फिर उसके बाद डेमेट्रियस आएगा, डेमेट्रियस के बाद आपका मेनांडर आएगा, और मेनांडर के बाद हेरमायूस आएगा। इसका सही आंसर 4 होगा। ओके, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन था।
94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पाल शासकों को उनको क्रम से लगाना। अभी कुछ समय पहले पाल से एक और क्वेश्चन आया था, किसने जो है कि बाल पुत्र देव को दान दिया था, तो आपका देवपाल होगा। तो इनको कालक्रम से लगाना है, ठीक। अगर हम लोग मदन पाल की बात करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो होगा 1144 से 1162 एडी, ठीक, पाल वंश के शासक का टाइम पीरियड। वही अगर रामपाल की बात करेंगे, यहीं पे रामचरित, इन्हीं के नाम पे रामचरित्र लिखा है संध्याकर नंदी ने इन्हीं के काल में, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1077 से 1130 है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड ये एडी है सारा टाइम पीरियड। अगर महिपाल की बात करेंगे तो महिपाल का टाइम पीरियड 988 ईस्वी से 1038 एडी है। वही अगर देवपाल की बात करेंगे तो इसका टाइम पीरियड 810 से 850 एडी है, ठीक है। धर्मपाल की बात करेंगे तो इसका टाइम पीरियड आपका यहाँ लिख देते हैं, इसका टाइम पीरियड आपका 770 से 810 एडी है, ठीक। तो इसका जो सही कालक्रम होगा वो होगा आपका सेकेंड, EDCBA। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप फिर क्वेश्चन आए तो भूले नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दिल्ली के जो सुल्तान है उनको कालक्रम से लगाना है, ठीक। तो आप सभी को पता है कि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसको एकदम रट जाइए जबान पे, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1236 में शासक बनेगा, मात्र जो है कि 7 महीने के लिए शासक बनेगा, याद रखिएगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। बलबन का टाइम पीरियड, जो बलबनी वंश शुरू होगा इसके टाइम पीरियड में, इसका टाइम पीरियड 1246 से 87 होगा। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड आप सभी को पता है 1210 से 36 है। फिर रजिया की बात करेंगे जो इसकी पुत्री थी 1236 से आपका कितना है 39 है, ठीक है। 39 कह ले 40 कह ले, दोनों टाइम पीरियड है। नसरुद्दीन महमूद की बात करेंगे तो 1246 से 65 है। तो इस तरह से अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वो होगा सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद फिर क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन, जितने भी उत्तर लेटर मुगल काल के रूलर हैं उनको कालक्रम से रखाना है। रफीउद्दौला, जहादार शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, फर्रुखसियर। लेटर मुगल काल पे हमने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से वीडियो बनाया है। जिन बच्चों को दिक्कत है वो प्लेलिस्ट में जाके, मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल देख सकते हो। जितने भी लेटर मुगल पीरियड के रूलर हैं उनको बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा या तो कालक्रम से लगाने के लिए पूछता है या फिर कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर से पूछ देता है। तो अगर रफीउद्दौला की बात करेंगे, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला रूलर होते हैं, ठीक। तो ये बहुत कम टाइम पीरियड के लिए शासक बनता है 1719 में, और फिर वो जो है कि उसको बीमारी हो जाती है, डेथ हो जाती है। जहादार शाह की बात करेंगे, इसका टाइम पीरियड 1712 से 13, ये सारा एडी में, ठीक है, याद रखिए इसका टाइम पीरियड एडी है। मोहम्मद शाह की बात करेंगे जिसे रंगीला भी कहते हैं, तो इसका 1719 से 48 है। अहमद शाह की बात करेंगे तो अहमद शाह का टाइम पीरियड आपका 1748 से 54 है, ठीक है। और फर्रुखसियर जिसे घृणित कायर भी कहते हैं, इसका टाइम पीरियड 1713 से 19 एडी है, सारे एडी में है, ठीक है। यहाँ 48 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड, ठीक है। कालक्रम से अगर हम लगाएंगे तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका फिर से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है, लाइन्स ऑफ क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है। सिख गुरुओं को कालक्रम से लगाना है, जितने भी गुरु हुए हैं उनको कालक्रम से लगाना है। तो सबसे पहले गुरु अर्जुन से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है जो गुरु अर्जुन है वो सिखों के कौन से गुरु थे, पांचवे गुरु थे, ठीक। और इनका टाइम पीरियड क्या है 1581 से 1606, ठीक है। ये जो है कि अर्जुन है और इन्हीं के टाइम पीरियड में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब बनेंगी। इसी की रचना जो है कि गुरु अर्जुन करेंगे। बाद में देखें जब इसकी प्रतियां नष्ट हो जाएंगी तो गुरु जो है कि गुरु गोविंद सिंह उसको गुरु ग्रंथ साहिब जो है फिर से संकलित करेंगे, ठीक। गुरु अमरदास की बात करेंगे तो ये तीसरे गुरु थे, ठीक। इन्होंने ही लंगर प्रथा चालू की थी, ठीक, जो एक तरह से भोजन ग्रहण कराने की सिस्टम थी, इन्होंने शुरू की है। 552 से 1574 इनका टाइम पीरियड है, ठीक। गुरु हर राय की बात करेंगे, जो देखेंगे सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू करेंगे सिखों को, तो इनका टाइम पीरियड 1644 से 61 है। और ये सातवें गुरु थे, याद रखिएगा। गुरु अंगद की बात करेंगे तो गुरु अंगद जो है कि गुरु नानक के बाद ही बनते हैं और ये दूसरे गुरु हैं, ठीक है, दूसरे नंबर के गुरु हैं। और इन्होंने जो है कि इनका टाइम पीरियड 1539 से 52 है। और इन्हीं ने एक गुरुमुखी लिपि, जो सिखों की गुरुमुखी लिपि है, वो इन्होंने ही शुरू की थी, ठीक है।
उसके बाद गुरु रामदेव की बात करेंगे जो अकबर के काल में है, और इन्हीं की समय में देखेंगे अमृतसर या फिर कह ले हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर की नींव इन्हीं के टाइम पीरियड में पड़ी थी, और इनका टाइम पीरियड 1574 से 81 है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा वो होगा थर्ड। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, इसको भी कालक्रम से लगाना है। टोंक के नवाब मोहम्मद अली खां को अपने पुत्र के पक्ष में त्याग करना पड़ा। बड़ौदा के गायकवाड़ पर ब्रिटिश रेजिडेंट को जहर देने का प्रयास करने का अभियोग लगाया गया। कश्मीर के महाराजा पर ब्रिटिश रेजिडेंट थोपा गया। उसके बाद आपका है कश्मीर के महाराजा को कश्मीर के महाराजा को रिजेंसी परिषद के पक्ष में त्याग करना पड़ा। भारत सरकार ने मणिपुर को अस्थिर मामलों में हस्तक्षेप किया। तो अगर टोंक के नवाब की अगर बात करेंगे तो इसका जो कालक्रम ये 1800 के करीब हम लोग को देखने मिलेगा, 1870 से पहले, लगभग 1870 से ये पहले का है, ठीक है, ठीक है, पहले है। बड़ौदा के गायकवाड़ पे जो ये जहर देने की प्रथा ब्रिटिश रेजिडेंट पे देखने को मिलेगी, ये होगा 1875 में, ठीक है, 75 एडी की ये घटना है। कश्मीर पे महाराज पे रेजिडेंट थोपा गया, तो जब देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह की हत्या हो जाती है, जब उनकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी कश्मीर में, तब 1885 में ये ब्रिटिश रेजिडेंट थोप दिया जाता है, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पे कश्मीर के महाराजा को रिजेंसी परिषद के पक्ष में त्याग पत्र देना पड़ेगा, तो वो भी देखेंगे 1885 की बात की घटना है, ठीक है। या मतलब कि ये आपका 1947 की घटना है, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 की, और ये आपका 47 के बाद की घटना है। तो इसका जो सही टाइम पीरियड, इसका जो सही सीक्वेंस होगा ABCDE होगा, ठीक है, इसका जो सही सीक्वेंस होगा ABCDE होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूरत में फ्रेंच बेड़े को पहुंचाना, ये भी क्रोनोलॉजी से लगाना है। हुगली से पुर्तगालियों का निष्कासन शाहजहां के समय में हुआ था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा के द्वीप पे कब्जा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। मुगल दरबार में जेम्स प्रथम कब दूत बन के आया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर सूरत में फ्रेंच की कब स्थापना हुई थी, उनकी बेड़े कब लगे थे, तो वो आपका 1666 में, सबको पता है कि 1666 में जो है कि सूरत में फ्रेंच बेड़े की स्थापना हुई थी। हुगली में देखेंगे शाहजहां ने जो है कि जब पुर्तगाली बहुत ज्यादा उपद्रव मचा देंगे, लोगों को बहुत ज्यादा जो है कि धर्म परिवर्तन के लिए पीड़ित करेंगे, तो 1632 में देखेंगे अपनी सेना भेजता और उन्हें यहाँ से भगा देता है, ठीक है। गोवा पे कब्जा का आपको हमने बताया कि 1510 में अल्बुकर्क जो है कि गोवा पे कब्जा कर लेगा, और ये इससे गोवा किससे छीनेगा, तो बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीन लेता है ये, ठीक, 1510, ठीक है। वही ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना बात करेंगे तो 1600 में एलिजाबेथ द्वारा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी चार्टर के द्वारा, ठीक। उसके बाद देखेंगे मुगल दरबार में जेम्स प्रथम कब आएगा, तो 1615 में ये आता है और 1618 तक ये रहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा CDEBA, ठीक है, 528 का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी कालक्रम से लगाना है। 100 नंबर क्वेश्चन है, देशद्रोही भाषाई प्रेस को नियंत्रित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है सहमति आयु एक्ट, ठीक, भारतीय परिषद एक्ट, पार्लियामेंट सुधार, बंगाल विभाजन का। सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वन लाइनर में आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, आप सभी को पता है। जो वर्नाकुलर प्रेस आया था वो 1878 में आया था, लीटन लाया था, ठीक। और कौन खत्म करेगा इसको, रीपन इसको खत्म कर देगा। 80 से 84 का टाइम पीरियड रीटन इसको बंद करेगा, ठीक। सहमति आयु एक्ट की बात करेंगे तो वो 1891 एज ऑफ कंसेंट कह ले। भारत परिषद एक्ट 1861, 1892, ठीक है, 1892 वाला। मार्ले मिंटो सुधार की बात करेंगे, आप सभी को पता है 1909 है। और बंगाल का विभाजन हार्डिंग द्वारा 1911 में रद्द कर दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ABCDE, आप एकदम सही से देख सकते हैं, कालक्रम में लगा हुआ है, ठीक। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी भारतीय विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना को कालक्रम से लगाना है, ठीक। बॉम्बे, पंजाब, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली। बॉम्बे विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो औपनिवेशिक काल में हुई थी, 1897 में हुई थी। केबीएम वुड डिस्पैच के तौर पे, जब वुड डिस्पैच आया था उसी के तहत देखेंगे लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे कलकत्ता में पहले, फिर बंबई में, फिर मद्रास, इन 3 प्रेसिडेंसियों में 1897 में जो है कि 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके तर्ज पे, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे, एकदम इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
उसके बाद पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब 1882 में होगा, ठीक। इलाहाबाद 1887 में होगा। पटना की बात करेंगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक साल बाद 1917 में इसकी होगी। और दिल्ली 1922 में होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो डीयू है उसकी स्थापना 1922 में होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा ABCDE होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घटनाओं को कालक्रम से फिर से लगाना है। अगला क्वेश्चन जो है घटनाओं को कालक्रम से लगाने से है, ठीक। यहाँ पे मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? अंतरिम सरकार द्वारा कार्यभार संभालना, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाना, हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को शाही सम्मति प्राप्त होना, ठीक है। अगर बात करें डायरेक्ट एक्शन डे की तो आपको एकदम इसको याद कर देना है, ये मतलब मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है एनटीए द्वारा, ठीक। तो ये हुआ था आपका 16 अगस्त 1946 को। कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। अब वही मुक्ति दिवस की बात करेंगे, जिसे डिलीवरेंस डे भी बात करेंगे, मुस्लिम लीग दिवस मुस्लिम लीग द्वारा ही मनाया गया था, तो ये 1939 है। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, इसको एकदम याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अंतरिम सरकार की बात करेंगे, आप सभी को पता अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को हुई थी, ठीक। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था वो 15 जुलाई 1947 को पारित किया गया था, ठीक। वहां पे देखेंगे। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करेंगे तो वहां भी 15 जुलाई 1947 में पारित हुआ था। और कहा जाता है कि शायद ही कोई ऐसा अधिनियम था जो ब्रिटिश संसद में इतने कम समय में पारित हुआ था, ठीक है। इसमें कोर्ट भी है कि शायद कहा जाता है कि किस अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि ये अधिनियम मात्र जो है कि कुछ ही दिनों में, इतने जल्दी समय में जो है कि इस पे जो है कि निर्णय लिया गया था, ठीक। सहमति होना, भारतीय सत्ता अधिनियम को शाही सहमति प्राप्त होना, तो वो 18 जुलाई 1947, मात्र 2-3 दिनों में जो है कि देखेंगे स्वतंत्रता अधिनियम पे इतनी जल्दी सहमति मिल जाती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इतिहास में घटना है कि किसी अधिनियम पे इतनी जल्दी जो है कि सरकार का जो है कि निर्णय लेना। इसका सही आंसर ABCDE होगा, ठीक है। मॉडर्न क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको भी क्रोनोलॉजिस लगाना है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया प्रकाशित किया, कब किया? काबुल में भारत की प्रांतीय सरकार स्थापित की गई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप सभी को पता है 1916 में। सर जेसी बोस द्वारा बोस संस्थान की स्थापना। प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन आयोजित करना। ये जो भी क्वेश्चन है आपके से यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं, याद रखिएगा, आपके फर्स्ट पेपर में भी हमेशा पूछा जाता है, ठीक। तो अगर न्यू इंडिया की बात करेंगे तो ये 1914 में प्रकाशित हुआ था। अगर काबुल में भारतीय प्रांतीय सरकार की स्थापना की बात करेंगे तो ये आपका 1915 में हुआ था, ठीक। 1916 में आप सभी को पता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसके साथ आप सभी लोग हमको कमेंट में बताएंगे इसी के साथ दो और कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुई थी। सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ये आपका फर्स्ट पेपर में मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद जेसी बोस द्वारा जेसी बोस संस्थान की स्थापना बात करेंगे तो ये आपका 1917 में हुआ था। और अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन आयोजित हुआ था 1918 में, ठीक। तो आप देख सकते हैं एकदम क्रोनोलॉजी से, इसका सही आंसर होगा थर्ड ABCDE, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे है कि इतिहासकारों को उनके जन्म के वर्ष के अकॉर्डिंग कालक्रम में लगाना है, ठीक। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इतिहासकारों को उनको जन्म के काम वर्ष लगाना है। तो SK अयंगार की बात करेंगे, बहुत फेमस इतिहासकार थे, बहुत जो है कि इनकी रचनाएं बहुत सारी ये पूछा जाता है। इनकी जो जन्म हुआ था वो 1891 में हुआ था, ठीक। सॉरी 1871 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1871 में हुआ था। वही अगर हम बात करेंगे राधा कुंवर मुखर्जी, जिनका फेमस, इनका भी बुक बहुत सारी फेमस है, इतिहास में भी बहुत फेमस है। 1884 में इनका जन्म हुआ था। KP जायसवाल जिन्होंने हिंदू पॉलिटी लिखी है, इनका जन्म 1881 में हुआ था। SC राय चौधरी की बात करेंगे तो इनका जन्म 1892 में हुआ था। और जदुनाथ सरकार की बात करेंगे जो मराठा हिस्ट्री भी बहुत अच्छा लिखे हैं, मराठा साउथ की हिस्ट्री इन्होंने ज्यादातर लिखी है, बहुत डिटेल में लिखा है। 1870 में इनका जन्म हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा EABCD, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा EABCD होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन
हाँ, इसे भी क्रोनोलॉजी से लगाना है। ईएच कार की पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में निम्नलिखित अध्याय को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ये सेम क्वेश्चन जो जून में पेपर हुआ था, जून 2024 में जो पेपर हुआ था 18 जून को, जो क्या क्या दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, लीक के कारण निरस्त कर दिया गया था और फिर अगस्त में एग्जाम हुआ था। तो ये जो 18 जून में हुआ था एग्जाम, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सेम मोस्ट, ये आपका PYQ रह चुका है। तो बिल्कुल आप ईएच कार के जो चैप्टर्स हैं उनको याद कर लीजिए, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो क्रोनोलॉजी होगा वो होगा आपका द हिस्टोरियंस एंड हिज फैक्ट्स फर्स्ट चैप्टर है, सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल सेकंड चैप्टर है, हिस्ट्री साइंस एंड मोरलिटी इसका थर्ड चैप्टर है, कॉजेशन इन हिस्ट्री इसका फोर्थ चैप्टर है और हिस्ट्री एज प्रोग्रेस इसका 5 चैप्टर है। तो बिल्कुल ये क्रोनोलॉजी से ABCD इसका आंसर होगा, इसको आप रट जाइए, ये आपका मोस्ट रिपीटेड PYQ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाई संदर्भ में निम्नलिखित में से किन स्थलों पर बेलनाकार प्रस्तर ड्रिल प्राप्त हुई है। ठीक है, बेलनाकार जो है कि किस जगह पाई है प्रस्तर ड्रिल प्राप्त हुई है, चनहूदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। कहाँ कहाँ से हमें बेलनाकार प्राप्त हुई है, तो वो हमें प्राप्त हुई है चनहूदड़ो से जिसे औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, हड़प्पा से, उसके बाद धौलावीरा से और मोहनजोदड़ो से। इन चारों जगह से हमें बेलनाकार प्रस्तर ड्रिल प्राप्त हुई है। कालीबंगा से हमें कोई प्राप्त नहीं हुई है, जो कि राजस्थान का एक क्षेत्र जहाँ से जुते हुए खेत, काली चूड़िया और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। इसका सही आंसर होगा थर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर्ड टीचर्स ऑफ द आजीविका सेक्ट। कौन कौन जो है कि आजीवक संप्रदाय के जो है कि संत थे, आजीवक संप्रदाय के आचार्य थे, कौन कौन से थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन थे। तो पहले पूरन कश्यप थे, बिल्कुल आपको पता है। मल्लीनाथ नहीं थे, ये तो आपके जैन धर्म से संबंधित है। पकुत कच्यान भी थे, नेमिनाथ भी नहीं होंगे। और माखली पुत्र गोसाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आजीवक संप्रदाय से संबंधित, ये सारे लोग आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। बाकी लोग दोनों लोग जैन धर्म के तीर्थंकर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन से कथन महायान या विशाल चक्र के बारे में सत्य हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला है महान चक्र के ब्रह्मांड में असंख्य बोधिसत्व है। ठीक है, महायान के बारे में बोला जा रहा है। अवलोकितेश्वर दिव्य बुद्ध है। बोधिसत्व न केवल अनुकंपा की भावना है बल्कि पीड़ा की भी भावना है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में एक दीपक होना चाहिए तथा अपनी मुक्ति के लिए कार्य करना चाहिए। मेधा की पारदर्शिता का सिद्धांत इस स्कूल या शाखा की विशेष अभिलक्षण है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे असंख्य बोधिसत्व जो महायान है वो सभी को बोधिसत्व बनाने की अवधारणा में विश्वास करता है, ये बिल्कुल सही होगा। और लिकेतेश्वर दिव्य बुद्ध नहीं है, ये लोग करुणा के रूप में करुणा और दया के रूप है। ठीक है, करुणा और दया के रूप है। ठीक, उसके बाद बोधिसत्व न केवल अनुकंपा की भावना है बल्कि पीड़ा की भावना है। ठीक है, तो ये जो है कि इसके बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, सॉरी सत्य है। ठीक है, अनुकंपा की भावना नहीं है बल्कि पीड़ा की भावना है, दूसरों की भावना को भी हमें समझना चाहिए। ये जो है कि इसकी धारणा है महायान की, बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में एक दीपक होना चाहिए तथा अपनी मुक्ति के लिए कार्य करना चाहिए। ये जो धारणा है वो हीन यान की है कि वो सिर्फ स्वयं को बोधिसत्व बनाने की धारणा में विश्वास करते हैं, दूसरों को बोधिसत्व बनाने की धारणा में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये गलत होगा, महायान से संबंधित नहीं है। ये सही है कि मेधा यानी कि ज्ञान की पारदर्शिता का सिद्धांत इस स्कूल की विशेष अभिलक्षण यानी कि ज्ञान प्राप्ति पे, सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो और दूसरों तक भी फैले, महायान का विश्वास है। ठीक, इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा संगम युग के बारे में कथन सत्य है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे व्यापारिक गतिविधि से कुछ शहरी बसावटों का उदय हुआ, बिल्कुल सही है ये। ठीक, उसके बाद तमिल ब्राह्मी अभिलेख तमिलकम में ग्रामीण जीवन पर संक्षिप्त रोशनी डालती है, ये भी बिल्कुल सही है। शासक अपने निर्वाह के लिए भेंट और लूट पर निर्भर थे, ये भी बिल्कुल सही है कि हाँ वो जो है कि अपने निर्वाह के लिए भेंट जो भी उपहार मिलते थे, लूट मिलते थे, उस पर निर्भर थे। शासकों को कृषि मैदानों पर पूर्ण नियंत्रण था, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, उन्हें नियंत्रण नहीं था। संगम काल जनजातीय सरदारों का युग था, बिल्कुल सही है कि कबीले के रूप में वो लोग रहते थे, बहुत बड़ी राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ABCE होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 64 योगिनी मंदिर के बारे में है इसका। ठीक है,
इसमें है वे शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। 64 योगिनी मंदिर कौन से कथन संबंधित है? बिल्कुल शाक्ति यानी कि शक्ति की पूजा से संबंधित है, माँ दुर्गा से संबंधित है, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद है समानता ऐसे मंदिर खुले वृत्ताकार प्रांगण के आकार में है जो छतरियों के साथ परिधीय स्तंभों से घिरा हुआ, यानी कि गोलाकार मंदिर है, बिल्कुल सही है। 64 योगिनी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ऐसे मंदिर सामान्यतः मध्य भारतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद खजुराहो स्थित 64 योगिनी मंदिर की योजना दीर्घ वृत्ताकार है, ये खजुराहो में नहीं है, ग्वालियर साइड है। ठीक है, एमपी में है। ठीक है, ग्वालियर साइड है। इनमें 64 योगिनी की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, बिल्कुल सही है कि इसमें 64 योगिनी की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इसका सही आंसर होगा ए बी सी ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन है, बल्लभाचार के बारे में कौन से कथन असत्य हैं? बल्लभाचार से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें दिया है कि वो शैव संप्रदाय के पक्के प्रतिपादक थे, गलत है। वो वैष्णव से संबंधित थे, पहला क्वेश्चन ये होगा। तो ए तो होगा ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन कट कर देते हैं। ठीक, वो मथुरा के निकट जन्मे थे, बिल्कुल गलत है। वो छत्तीसगढ़ में जन्मे थे, छत्तीसगढ़ में जन्मे थे। कहाँ पे? चंपारण, छत्तीसगढ़ के चंपारण में जन्मे थे। ठीक, वो एक तेलुगु ब्राह्मण थे, तो यहाँ पे देखेंगे बी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे बी भी कट कर देंगे, तो सी डी ई इसका सही आंसर हो जाएगा। वो एक तेलुगु ब्राह्मण थे, उन्हें कृष्णदेवराय के दरबार का भ्रमण किया था। उनकी एकेश्वरता शुद्ध अद्वैतवाद के रूप में जानी गई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शेरशाह को उसके पिता हसन खान के जीवन काल में निम्नलिखित में से किन किन परगनों के शासन की जिम्मेदारी दी गई थी? ठीक, किन परगनों की उनके पास जिम्मेदारी थी? चंदोई, खवासपुर, पारसी, सासाराम, सत्यारी। तो उनको जो जिम्मेदारी थी वो खासपुर और सासाराम की थी, आप सभी को पता है। तो सही आंसर बी और डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी आपका जो है कि सत्य, कौन सा कथन सत्य उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फारसी में इतिहास लेखन की शुरुआत इस्लामी दुनिया के पूर्वी भाग में, पूर्वी भूमि में अरबवासी बुद्धिजीवियों के उद्भव के कारण हुई थी, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अबू सैद गर्देजी और अबुल फजल बैहाकी द्वारा फारसी में संकलित इतिहास दिल्ली सल्तनत के इंडो फारसी इतिहास के लिए मॉडल था, बिल्कुल सही है। भारत में यह परंपरा फक मुदब्बी द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल सही। इन्होंने आदाबुल हर्ब सजात, इन्होंने इनकी रचना है। ठीक है, उस उनके दो साहित्यिक कार्य सरजा असनाब और चचनामा है। सरजा असनाब इनकी रचना है, लेकिन चचनामा इनकी रचना नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, डी यानी कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डी कट करेंगे तो बी सी ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मंगोल आक्रमण के समय उत्तरी पश्चिम सीमा की रक्षा करने के लिए सैन्य चौकियां थी? ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत में देखेंगे बहुत सारे मंगोल आक्रमण किए जाते थे, तो कौन कौन सी सैन्य चौकियां थी? तो यहाँ पे दीपालपुर थी, लाहौर था, मुल्तान था, देवल और कसूर नहीं था। तो इसका सही आंसर ए सी ई होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, एक मिनट। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, पितृसत्तात्मक नौकरशाही साम्राज्य के मॉडल के बारे में कौन से कथन सत्य है? ठीक है, उसके बारे में आपको आंसर देना है, पितृसत्तात्मक के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे है स्टीफन पी ब्लैक ने दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की प्रकृति का अध्ययन करने में इसका उपयोग किया है, गलत, उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया है। उसके बाद इसकी राजनीतिक रूपरेखा मैक्स वेबर के पितृसत्तात्मक राज्य संबंधी कार्य पे आधारित है, बिल्कुल सही है। पितृसत्तात्मक वर्चस्व घरेलू मामलों में पितामह के प्राधिकार से व्युत्पन्न नहीं होता है, ये तो गलत हो गया। यह कार्यालय पद के प्राप्ति आज्ञा पालन की मांग करता है, व्यक्ति के प्रति नहीं, ये भी गलत है। ठीक, सफलतापूर्वक शासन करने के लिए पितृसत्तात्मक शासक के पास वफादार अनुशासित सिपाही होने चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा 4 यानी कि बी और ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि किन चित्रकारों ने जहांगीर का दरबार सुशोभित किया था, यानी कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, बिशन दास, उसके बाद है आपका मोहम्मद सुल्तान, आगा रजा, मोहम्मद मुराद, सैयद बेग। तो जहांगीर के दरबार में थे बिशन दास, आप सभी को पता होगा, अकारिजा थे, और कौन थे आपके? मोहम्मद मुराद थे, ये सारे जहांगीर के दरबार में थे। ठीक, इसका सही आंसर होगा 4।
चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? ठीक, तो इसमें है कि तुगलक स्थापत्य कला की आकर्षक विशेषता बैटर नाम वाली ढलवा दीवार थी। बिल्कुल सही है कि तुगलक काल में ढलवा दीवारें स्थापत्य कला की एक विशेषता थी। ठीक, ये तुगलक राजवंश की सभी इमारतों में प्रयुक्त की गई है। नहीं, सभी इमारतों में देखने को नहीं मिलती है, कुछ में देखने को मिलती है। तुगलकों ने अपने भवन में केवल भूरा प्रयुक्त किया है, पत्थर प्रयुक्त किया है। गलत है, भूरा पत्थर प्रयुक्त हुआ है, लेकिन और भी अलग अलग तरह के पत्थर भी प्रयुक्त हुए हैं, सिर्फ भूरा नहीं प्रयुक्त हुआ है। ठीक, उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक के भवनों में मलबा पर चूना प्लास्टर का मोटा लेप किया गया था, जो बाद में रंग से धोया जाता था। ठीक, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक के सभी भवनों में पाई गई सजावट नमूना घंटी और जंजीर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जो है कि इमारतें बहुत सादी होती थी, ऐसी कोई सजावटी चीजें नहीं है। इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका सत्य, कौन सा सत्य क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक, 1837 में महारानी विक्टोरिया के नाम से स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे महारानी विक्टोरिया के नाम से 1837 में कोई भी स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए गए थे। 1840 में महारानी विक्टोरिया के नाम से स्वर्ण सिक्के और रजत सिक्के जारी किए गए थे। तो बिल्कुल हाँ सही है कि स्वर्ण सिक्के और रजत सिक्के दोनों जारी किए गए थे 1840 में। उसके बाद है आपका 1862 में परिवर्ती युक्तियों के साथ सभी तीनों धातुओं में सभी परमाणु के सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद यह सिक्के 1862 की नियत तारीख के साथ 1872 या 74 तक ढाले जाते रहे थे। बिल्कुल सही है। 1877 में अब तक पृष्ठ सिक्कों की डिजाइन को बनाए रखते हुए पृष्ठ भाग में महारानी शब्द के स्थान पर सामग्री शब्द का जो है कि प्रतिस्थापित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जब उन्हें साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया तो वहां पे किया गया था। ठीक है, तो जब उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी उसके बाद, तो ये इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका वुड डिस्पैच। ठीक है, जो 1854 के आधार पर कौन से विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर स्थापित किए गए थे। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया KBM से याद कर सकते हैं, कब 1897 में बना था। ठीक, वुड डिस्पैच के आधार पे कहाँ पे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, यानी कि तीनों प्रेसिडेंसी में। ठीक, इसका सही आंसर ABC हो जाएगा। ठीक, पटना का आपको हमने बताया 1917 हो जाएगा। ठीक, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बाद में 1 साल बाद, और पंजाब का 1882 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन जस्टिस पार्टी के बारे में सत्य है। ठीक, जस्टिस पार्टी के बारे में सत्य है, तो जस्टिस पार्टी गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र के साथ 1900 आपके 16 में बनाई गई थी। तो ये बिल्कुल सही, ये जो है कि इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है कि 1916 में जस्टिस पार्टी को बनाया गया था। ठीक, उसके बाद है इस पार्टी ने कांग्रेस को ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन बताकर विरोध किया था। ये भी बिल्कुल सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में मद्रास विधायी परिषद में गैर ब्राह्मणों को 50 आरक्षित सीटें आवंटित की गई थी। बिल्कुल गलत है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1919 में जो आया जो आई थी विधायक, जो अधिनियम आया था उसके तहत देखेंगे प्रांतों में जो है कि प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो जाती है, प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे प्रांतों में जो है कि दो विषयों मतलब प्रांतों में जो है कि चीजों को हस्तांतरित और आरक्षित में बांट दिया जाता है। ठीक, ये सब चीजें हुई थी। 1920 में मंत्रालय का निर्माण जस्टिस पार्टी के कैरियर का उच्चतम बिंदु था। ये भी बिल्कुल सही है। स्वराज्यों के हाथों 1962 में चुनावी पराजय के बाद गैर ब्राह्मणों ने पार्टी छोड़ दी तथा कांग्रेस के सदस्य बन गए। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर होगा ABD। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जो है कि खत्म होने वाला है सेशन। चलिए, उर्दू कविता राष्ट्रीय ऐतिहासिक विकास के सभी चरणों के प्रति अनुक्रियाशील रही है। निम्न में से किन कवियों ने कविताओं में राष्ट्रीय आकांक्षाओं का व्यक्त किया, यानी कि राष्ट्रवादी कविताओं से लिप्त किन की कविता थी, किन कवियों की कविता थी, तो वो हम देखेंगे ब्रजनारायण चकबस्त की भी थी, दुर्गा साहेब सुरूर की भी थी, हसरत मोहानी की भी थी, और मोहम्मद अली जौहर की भी थी। इन सभी का हमें राष्ट्रीय जो है कि राष्ट्र निर्माण में इनकी कविताओं का भी हमें योगदान देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पंचशील के बारे में कौन से कथन सत्य है? पंचशील समझौता आपको पता है कब हुई थी? तो आपकी 1954 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? भारत और चीन के बीच में हुई थी। शांति समझौता था, भारत और चीन के बीच में हुई थी। इसमें कौन कौन से सत्य ये कथन बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये दिया हुआ है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर परस्पर समान, यानी कि एक दूसरे के क्षेत्र में और वहाँ पे संप्रभुता पे हम लोग कोई भी जो है कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई भी उल्लंघन नहीं करेंगे, कोई भी घुसपैठ नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। समांतर और परस्पर लाभ पे भी ध्यान रखेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। और शांतिपूर्ण रहेंगे, सहअस्तित्व का पालन करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। ये सारे जो है कि नियम कानून जो है कि 1954 के शांति समझौते के तहत हस्ताक्षर किए गए थे भारत और चीन के मध्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आजाद हिंद फौज से है। ठीक है, कि इसमें क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज सिंगापुर में मुख्यालय के साथ अस्थायी आजाद हिंद सरकार की घोषित की गई थी। हाँ, आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की जो है कि घोषणा सिंगापुर के एक सिनेमा हॉल में की गई थी। ठीक है, सिनेमा हॉल में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के प्रधानमंत्री बने थे, ये भी बिल्कुल सही है। एस.सी. अय्यर इस सरकार में मंत्री थे, ये भी बिल्कुल सही है। एस.सी. चटर्जी सरकार में मंत्री थे, ये भी बिल्कुल सही है। और लक्ष्मी स्वामीनाथन भी इससे संबंधित थे और ये भी मंत्री थे। इसका सही आंसर ABCDE होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 124वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हिस्टोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आजी कॉलिंगवुड के इतिहास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? आजी कॉलिंगवुड का आपको याद होगा, आइडिया ऑफ हिस्ट्री बहुत फेमस है, बार बार पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा। इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे समस्त इतिहास घटनाओं की प्रक्रियाओं का इतिहास है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। ठीक है, ये सही है। इतिहास व्यक्तियों के उद्देश्य परक कार्यों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इतिहास की विधि किसी जासूस की विधि के समान है, ये भी बिल्कुल सही है। इतिहास का लेखन इतिहासकार के मस्तिष्क में अतीत के कार्यकर्ताओं लोगों के विचार को पुनः अधिनियम के माध्यम से होता है, यानी कि लोग जो है कि अतीत को अपने विचारों में लाते हैं, जो विचार वो समझते हैं वही इतिहास के रूप में लिख देते हैं। ठीक, इनका इतिहास दर्शन चरम इतिहासवाद के रूप में निरूपित किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर BCDE होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद जो है कि किस पर बल देता है? पोस्ट मॉडर्निस्ट किस पे बल देते हैं? बहुआयामिकता, विखंडीकरण, अनिरंतरता, अंतर्विनम्रता, अल्पकालिकता, यानी कि वो कहते हैं कि जो इतिहास होता है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखा जाना चाहिए, उसका खंडन भी करना चाहिए, उसमें निरंतरता भी रहनी चाहिए, नहीं कि एकदम कंटिन्यूअस हो, ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारी चीज अल्पकालिक नहीं होता है, वो हमेशा बदलता रहता है। तो ये सारी जो है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट की जो है कि फीचर्स हैं, ये बिल्कुल सारे सही हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, ABCDE। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब आपका मैचिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैचिंग से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक तरफ से पुस्तक है और दूसरी तरफ आपके लेखक हैं। ठीक, तो वही नीति सार आप सभी को पता है, कमंदक की रचना है। नीति सार है यहाँ पे। ठीक है, और नीति शास्त्र सुख की रचना है, ये पूछा जाता है। हमीर महाकाव्य ने कौन सी लिखी है? नैनचंद सूरी। और नीति वाक्य अमृत किसकी है? सोमदेव सूरी की है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका मैचिंग से है। यहाँ पे है कोनोग्राम में शब्द और उनसे अभिप्रेत संख्याएं, भूमि, पृथ्वी, कर, हाथ, लोक, विश्व और वेद। तो इन कौन सी संख्याएं से ये लोग रिलेटेड, इससे बताना है। भूमि की बात करेंगे तो भूमि का होगा 1। ठीक है, कर या हाथ की बात करेंगे तो उसका होगा 4। लोक या विश्व की बात करेंगे तो 3 होगा, और वेद की बात करेंगे तो 2 होगा। उनसे अभिप्रेत संख्याएं 2 होगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मंत्री और अधिकारी उनके कार्य, अस्पताल, रूपदर्शक, पोताध्यक्ष और समाहर्ता, इन सब की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है, जो कि मौर्य प्रशासन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी देती है। याद रखिएगा, इनका वर्णन है, ये बहुत ज्यादा बार आपको टेस्ट सीरीज में भी सॉल्व कराया गया है, तो इसको बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। अगर अस्पताल की बात करेंगे तो वो क्या होता है? अभिलेख सह लेखा परीक्षा अधिकारी होता है। रूपदर्शक आप क्या होता है? सिक्कों का निरीक्षण करता है। पौतवा अध्यक्ष आपको पता होगा, मापतौल
से संबंधित है और समाहर्ता वित्त या गृह मंत्री से संबंधित है। ठीक, वही अगर पन्नाध्यक्ष की बात होगी तो वो वाणिज्य से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका मैचिंग से संबंधित है। मंदिर है उसका स्थान कहाँ है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दशावतार मंदिर आपको पता होगा, तो ये कहाँ है, देवगढ़ का दशावतार बहुत फेमस है। नचना कुठार मंदिर, आपको नचना कुठार महादेव का मंदिर है। ठीक है, शिव पार्वती मंदिर, ठीक है, नचना कुठार में है। लक्ष्मण मंदिर आपका सिरपुर में है, ये ईंट से बना हुआ है, फेमस है। मेघुती मंदिर जो कि कहाँ है, एहोल है। इसी मेघुती मंदिर पे जो है कि आपको पता है रवि वर्मन ने एहोल अभिलेख लिखा हुआ है। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे पेशवा है और उनसे संबंधित कार्यों के बारे में हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बाजीराव द्वितीय है। ठीक, तो अगर हम बालाजी विश्वनाथ की बात करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सारा दिया है कि बसीन की संधि, सभासद के रूप में कार्य करना, हिंदू पद साहित्य के विचार को प्रचलित करना, और तुलाजी अंगिरका के अधीन मराठा नौसेना के दमन अंग्रेजों की सहायता की थी। किसने की थी, तो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ की बात करेंगे तो वो पूना के सभासद के रूप में कार्य किए थे। बाजीराव प्रथम की बात करेंगे तो आपको पता है हिंदू पदशाही के विचार को इन्होंने प्रसारित किया था। बालाजी बाजीराव की बात करेंगे तो उन्होंने तुलाजी अंग्रिया के अधीन मराठा नौसेना के दमन में अंग्रेजों की सहायता की थी। और बाजीराव द्वितीय की बात करेंगे तो इन्होंने बसीन की संधि 1803 पे हस्ताक्षर किया था अंग्रेजों के साथ। ठीक है, बहुत फेमस संधि है, बहुत बहुत बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। चलिए लास्ट के क्वेश्चन कुछ बचे हैं, 131 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, अधिकारी हैं उनके कार्य को जो है कि हमें बताना है। तो आयागार का बात करेंगे तो आयागार जो है कि ग्राम सेवक होते हैं। कारनाम या कर्णम की बात करेंगे तो लेखाकार होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। रेड्डी की बात करेंगे मुखिया होते हैं, और कुडिकमक्काल की बात करेंगे वो किराएदार होते हैं। ठीक, इसका आंसर होगा फर्स्ट। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सूची 1 सूची 2 है, इसको मिलाना है, यानी कि कौन किससे संबंधित है, पद दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर ख्याल की बात करेंगे तो ख्याल सैन्य टुकड़ी होती है, आप सभी को पता है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग सर सिलादार की बात करेंगे तो मुख्य शस्त्रधारक होता है। अमीर हाजिब की बात करेंगे सैन्य प्रबंधक होता है। अमीर दाद क्या होता है, सैन्य न्याय अधिकारी होता है। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये भी मिलान से है कि किस वर्ष जो है कि किस शहर की स्थापना अकबर का किला जो है कि जौनपुर, अजमेर, इलाहाबाद, एटक कब बना हुआ था, इसको हमें बताना है। ठीक, तो अगर जौनपुर के किले की बात करेंगे तो वो 1566 में बना था। अगर हम बात करेंगे अजमेर के किले की तो वो आपका 1570 में बना था। इलाहाबाद के किले की बात करेंगे 1581, और एटक में बात करेंगे 1583। ठीक है, इसका सही आंसर होगा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, संत है और उनका जो है कि केंद्र कहाँ था, गतिविधि का केंद्र, उसके बारे में बताना है। आपको पता है बख्तियार काकी जो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में थे वो दिल्ली से संबंधित थे। ठीक, उसके बाद अगर गजे शकर की बात करेंगे तो वो आपके अजोधन से संबंधित थे। जमालुद्दीन की बात करेंगे तो वो देवतल्ला से संबंधित है, और चिश्ती आपको पता है अजमेर से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए 135 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 1857 की क्रांति के जो है कि कारण बताना है। ठीक है, और उस किस क्षेत्र से संबंधित थे उससे बताना है। ठीक, तो विजय का अधिकार की बात करेंगे तो वो सिक्किम से संबंधित था। वैभगत सिद्धांत आपकी बात करेंगे उदयपुर में हुआ था वैभगत सिद्धांत, आपको हमने ट्रिक भी बताया याद करने का। अभिशासितों का भला की अगर बात करेंगे तो वो अवध था, और राष्ट्रीय उपाधियों का समापन तो वो तंजौर था। ठीक, तो यहाँ पे होगा इसका आंसर फर्स्ट। 136 नंबर क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति और उत्कृष्ट क्षेत्र यानी किस क्षेत्र से वो संबंधित थे वो है के एस कृष्णा, एस एस भटनागर, टी एस वेंकटरमन, बीरबल सहानी। इनका नाम आपने हमेशा सुना होगा। आपको पता है कि जो के एस कृष्णन थे वो भौतिक विज्ञान क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे। एस एस भटनागर केमिस्ट्री से रिलेटेड थे यानी रसायन थे। टी एस वेंकटरमन जो है कि कृषि से, और बीरबल सहानी आपके पूरा वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
137 नंबर क्वेश्चन है आपका, विधान या फिर अधिनियम और सूची से रिलेटेड आपको बताना है। ठीक है, मूलवासी विवाह अधिनियम 1872, सहमति की आयु अधिनियम 1891, उसके बाद शारदा अधिनियम 1930, बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1978, किसमें कौन से प्रावधान किए गए थे ये आपको बताना है। ठीक, तो आप सभी को पता है जो मूलवासी विवाह अधिनियम 1872 में आया था उसमें ये किया गया था कि 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह प्रतिबंधित किया गया था, यानी कि लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष किया गया था 1872 में जो अधिनियम आया था। ठीक, उसके बाद अगर 1891 के अधिनियम की बात करेंगे तो वो था कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को विवाह पे प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक, वही शारदा अधिनियम की बात करेंगे जो 1930 में आई थी, उसमें था कि विवाह आयु को बढ़ाया गया और 18 वर्ष से कम लड़कों एवं 14 वर्ष से कम लड़कियों के विवाह के लिए जो है कि दांडिक कार्रवाई का उत्बंध किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। और ये कौन लाया था, तो हरविलास शारदा लाए थे। ठीक, हरविलास शारदा, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया शारदा एक्ट, याद रखिएगा। और एक शारदा जो है शारदा सदन भी है और एक शारदा एक्ट भी है, 1930 में आया था। बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1978 में आया था, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे विवाह योग्य आयु बढ़ाकर लड़कियों के लिए 15 और लड़कों के लिए 18 जो है कि कर दिया गया, 15 से 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया था। और ये 1978 में, यानी कि आप देखेंगे जो है कि आज़ादी के बाद आएगा, तो इसका सही आंसर होगा 4। ये सारा याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, एक जगह है तो आपको याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी, तो नोट डाउन साथ में करते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हमने आपको बोला था फिल्म से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी पूछा है कि आनंद मठ, फादर इंडिया, जय भारत, झांसी की रानी और उसके कौन डायरेक्टर थे, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एकदम याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन फिर पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका है फिल्म और उसके निर्देशक को मिलाना है। आनंद मठ के जो निर्देशक थे वो हेमंत गुप्ता थे। उसके बाद फादर ऑफ इंडिया के आर एस चौधरी थे। जय भारत के होमी होमी आर वाडिया थे। और झांसी की रानी की सोहराब मोदी थी। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू रह चुका है यूजीसी नेट का, और इसका सही आंसर होगा सेकंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इतिहासकार दिए हैं, वो किस स्कूल से संबंधित है इतिहास के, उसको जो है कि मिलाना है। आप सभी को पता है जो राजेंद्र लाल मित्रा है वो आपके राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं। ठीक, वही बात करेंगे सुशोभन सरकार की, वो मार्क्सिस्ट हैं। डेविड हार्डी मैन सबाल्टन है। और रॉबर्ट ओरम जो है कि अपनिवेशवादी काल स्कूल के संबंधित इतिहासकार। इसका सही आंसर होगा आपका 4। ठीक है, चलिए 140 नंबर क्वेश्चन, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। अब इसके बाद आपका पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। यहाँ पे जो है कि हिस्टोरियंस है और उनकी बुक को जो है कि मिलाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको अर्नाल्ड टॉयडी की पता, अर्नाल्ड टैनबी की पता होगा, स्टडी ऑफ हिस्ट्री है। स्पेंगलर की जो बुक है वो है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ये जो है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार जो है कि रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आरजी कॉलिंगवुड की जो है कि द आइडिया ऑफ नेचर है। और जैकब बर्कहार्ट की डेड सिसरॉन है। ये सारे आपके मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। इसको एकदम रट जाइए, बार बार यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सेकंड। ठीक है, चलिए ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश है, यह कृति चालुक्य राजवंश की उत्पत्ति के साथ आरंभ होती है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका आप यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अनुच्छेद किस ग्रंथ को संदर्भित कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे यह कृति चालुक्य वंश राजवंश की उत्पत्ति के साथ आरंभ होती है तथा किसी महाकाव्य की चिर परिचित शैली में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को और लिए गए आनंदों का विवरण प्रदान करती है। हर क्षेत्र के प्रथम उच्छ्वास की तरह ही अंतिम भाग में हमें स्वयं लेखक, उसकी साहित्यिक यात्रा, उसके परिवार तथा उसके देश और वहाँ के शासकों के बारे में लेखा जोखा प्रदान करता है। इतिहास के अंश के एक रूप में यह कृति विभिन्न झोल से परिपूर्ण है। यह सम्राट के जीवन में कतिपय दुखद प्रसंगों की व्याख्या करने के लिए शिव के हस्तक्षेप की आकांक्षा रखती है। सटीक अभिव्यक्तियों के अभाव में शुद्ध सही कालक्रम भी लुप्त हो गया है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। पहला है कि अनुच्छेद किस ग्रंथ को संदर्भित करती है, तो ये करती है आपकी विक्रमांक देव चरित्र को। ठीक है, ये जो है विक्रमांक देव चरित्र को जो है कि करती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि ग्रंथ का लेखक कौन है। तो आपको पता है कि विक्रमांक देव चरित्र के लेखक आपके बिल्हड़ हैं। ठीक है, उसके बाद इसका 183 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रंथ के लेखक का संरक्षक कौन था। तो ये थे आपके कल्याण का चालुक्य सम्राट विक्रमांक 6। ठीक है, ये इसके थे। उसके बाद देखेंगे अगला, लेखक किस क्षेत्र से संबंधित है। आप सभी को पता है कि कश्मीर से संबंधित है। जो लेखक है बिल्हड़ वो कश्मीर से संबंधित है।
ये आपका पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। कौन सी कृति भी उसी लेखक द्वारा लिखी गई है? तो आप सभी को पता है कि चौर पंचाशिका बिल्हड़ द्वारा लिखी गई है। ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है यूजीसी नेट का, तो इसको एकदम याद रखिए। चलिए अगला आपका पैराग्राफ है, इसे भी देख लेते हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद सेशन समाप्त करेंगे। ठीक है, अगला ये पैराग्राफ है कि हालांकि सावरकर सन 1906 में लंदन चले गए, परंतु उनका संगठन भारत में फलता फूलता रहा। इसने गंभीरता, यानी कि सावरकर से रिलेटेड क्वेश्चन इसको देखते हैं। सावरकर ने किस व्यक्तित्व हस्ती के जीवनी को मराठी में अनुवादित किया था, जिसकी 3 महीनों में 2000 प्रतियां बिक गई? आप सभी को पता है कि सावरकर ने मेजनी का जीवन चरित्र लिखा था, किस भाषा में? मराठी में। बहुत फेमस है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अनुच्छेद में वीडी सावरकर किस संगठन की चर्चा कर रहे थे? आप सभी को पता है कि अभिनव भारत से वो संबंधित थे और इसी की चर्चा की जा रही है। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद में उल्लेखित सोसाइटी का कौन सा सदस्य रूसी क्रांतिकारियों से बम निर्माण की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो ये भी आपका पीवाईक्यू रह चुका है। किसे भेजा गया था? पीएन बापट को भेजा गया था बम बनाने की कला को सीखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला है वीडी सावरकर किस कॉलेज से स्नातक हुए थे? फर्गुसन कॉलेज। ये भी आपका पीवाईक्यू यूजीसी नेट का रह चुका है, तो याद कर लीजिए, फिर से पूछा जाएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन कि लंदन में वीडी सावरकर किस संगठन से संबंधित थे? तो वो थे इंडिया हाउस से संबंधित थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने कुल 150 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हिस्ट्री के। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरे डिटेल से आपको हमने समझाने का कोशिश किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।